हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अमित मिश्रा है। वेलकम इन यूपीएससी गाइड। देखिए, बहुत सारे बच्चे से सोच रहे थे कि प्रीलिम्स 2025 का पोस्टपोन हो जाएगा, पर 2026 का टाइम टेबल आ गया है। 2026 में प्रीलिम्स होगा आपका 24 तारीख 5वां महीना 2026 में, और जो मेंस होगा आपका वो 8वें महीने में 21 तारीख को होगा। जो प्रीलिम्स और मेंस का जो डिफरेंस है वो अराउंड 84 या 88 डेज का गैप है। ठीक है, तो प्लीज़ अच्छे से तैयारी करिएगा। बेस्ट ऑफ लक। आगे बात करते हैं न्यूज़ के बारे में आज की। देखिए, ये है नए जज साहब, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं BR गवई। इनका अभी अभी शपथ ग्रहण समारोह हुआ। उसके कुछ दिनों बाद या फिर कल ही की बात है, अपने जो प्रेसिडेंट साहब हैं, प्रेसिडेंट मुर्मू जी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से 14 क्वेश्चन पूछ लिए हैं। 14 क्वेश्चन। इसकी पूरी कहानी बताता हूँ मैं, तब आपको समझ में आएगा कि कहानी है क्या। ये देखो, डॉक्यूमेंट है। ठीक है, देखो बात क्या हुई थी। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एलिगेशन लगाए थे तमिलनाडु के गवर्नर साहब के ऊपर, RN रवि उनका नाम था, कि हम बिल पास करते हैं और ये बिल को फाइनल असेंट नहीं देते, फाइनली पास नहीं करते हैं। ये आरोप लगाया था। और सही भी बात है कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट लोगों के द्वारा इलेक्टेड लोग वहाँ बैठते हैं। वो इलेक्टेड लोगों ने उस बिल को पास करा है, इलेक्शन पूरी प्रोसीजर से पास करा है। अब ये बिल जा रहा है गवर्नर साहब के पास, और गवर्नर साहब उसे डिले कर रहे हैं, पास नहीं कर रहे हैं बिल्कुल। और उनका कहना है ये कि अंडरमाइन करता है, ये बात फेडरलिज्म डेमोक्रेसी को हर्ट करता है एज इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, कोई यूटी तो है नहीं, है ना, स्टेट एक इलेक्टेड लोग हैं, वो किसी बिल को पास कर रहे हैं और आप उसे अल्टीमेट साइन नहीं कर रहे हो। तो यही बात गई सुप्रीम कोर्ट के पास अप्रैल 2025 में। तो सुप्रीम कोर्ट ने 4 बातें बोली। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बात बोली कि भाई, अगर बिल जज साहब के पास आ रहा है तो गवर्नर साहब को, अगर बिल गवर्नर साहब के पास आ रहा है तो गवर्नर साहब को बिल 1 महीने में या तो पास करना है या तो फेल करना है, 1 महीने में। दूसरी चीज़, अगर बिल वो रिटर्न कर रहे हैं और अगर बिल फिर से पास होके आ रहा है पार्लियामेंट से या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से, तो गवर्नर साहब को असेंट करना है 1 महीने में ही, पास करना है बिल को 1 महीने में ही। तीसरी बात, इफ़ आप प्रेसिडेंट साहब के लिए अगर आपने बिल को रिजर्व करके रखा हुआ है, तो वो बिल के ऊपर जो भी डिसीजन होगा, पास फेल जो भी डिसीजन होगा, वो आपको 3 महीने में करना है। तीसरी बात। चौथी बात, एक डीम्ड असेंट शब्द बोला है उन्होंने, ये आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। उन्होंने बोला अगर ये जो हमने टाइमलाइन दी है, 1 महीना 3 महीना जो हमने टाइमलाइन दी है, अगर इसके अंदर अगर काम नहीं हुआ तो उस बिल को पास माना जाएगा, डीम्ड असेंट। और ये जो भी सुप्रीम कोर्ट साहब ने बोला ना, ये आर्टिकल 142 के अंदर बोला है, 142 के अंदर। ठीक है, जब BR गवई साहब नए आए हैं, अभी इनकी शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, तो प्रेसिडेंट मुर्मू साहब ने आर्टिकल 143 के अंतर्गत इनसे सवाल पूछे, 14 सवाल पूछे हैं इन्होंने। ठीक है, 14। अब आर्टिकल 143 के अंदर क्या है? आर्टिकल 143 के अंदर प्रेसिडेंट को पावर होती है कि वो सुप्रीम कोर्ट से कुछ ओपिनियन ले पाए, कुछ एडवाइस ले पाए, और ये एडवाइस मैंडेटरली फॉलो नहीं करनी पड़ती है, ये बस एक प्रकार की एडवाइस है। और ये एडवाइस आप किसी लीगल या फिर फैक्चुअल क्वेश्चन के ऊपर ले सकते हो, क्योंकि प्रेसिडेंट साहब को ऐसा लग रहा था कि ये सेपरेशन ऑफ पावर का अवहेलना हो रही है, क्योंकि जो जुडिशरी है वो कानून भी बना रहा है, वो एग्जीक्यूटिव काम भी कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं सेपरेशन ऑफ पावर को हर्ट कर रहा है। तो इसीलिए प्रेसिडेंट साहब ने ये कदम उठाया। देखो, प्रेसिडेंट साहब जनरली आर्टिकल 143 का यूज़ नहीं करते, बहुत लिमिटेड केस में आर्टिकल 143 का यूज़ होता है, पर यहाँ यूज़ हुआ है तो उसका कारण देख लेते हैं हम। देखो, उन्होंने 14 सवाल पूछे, उसमें से पहला सवाल ये है, जुडिशियल रिव्यू ऑफ असेंट। शुड द प्रेसिडेंट और गवर्नर्स डिस्क्रिशन अंडर आर्टिकल बी सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू? उन्होंने बोला है कि क्या गवर्नर और प्रेसिडेंट साहब के जो भी डिस्क्रिशन होंगे, क्या वो हमेशा जुडिशियल रिव्यू होंगे, उसमें जुडिशियल स्क्रूटिनी होगी? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये बोला है कि टाइमलाइन क्या कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था, और क्या कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब करता है टाइमलाइन को? दूसरा सवाल। तीसरा सवाल पूछा है कि जो आपने आर्टिकल 142 के अंदर जो आपने टाइमलाइन हमारे लिए बना दी है, क्या आप किसी भी गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के लिए आप ये टाइमलाइन बनाओगे क्या? चौथी बात जो उन्होंने बोली है कि डीम असेंट का जो कॉन्सेप्ट आपने दिया है, द कॉन्सेप्ट डीम असेंट वैलिड
इफ़ नो एक्शन इज टेकन विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम। क्या ये वैलिड है? आर्टिकल 143 के बारे में भी सवाल पूछा उन्होंने। फिर वो बोलते हैं कि जुडिशियल रिव्यू बिफोर इनेक्टमेंट, क्या बिल पास होने से पहले क्या आप उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकते हो? क्या ये जो आपने करा है, आपने जो एग्जीक्यूटिव एक्शन, लेजिस्लेटिव एक्शन, सारा आपने खुद ही आप काम कर रहे हो, क्या ये सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट नहीं है क्या? फिर 7th वो बोलते हैं इम्पैक्ट ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर, डू द सुप्रीम कोर्ट डेडलाइन अंडरमाइन द पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो डेडलाइन दी है ये सेपरेशन ऑफ पावर या फिर कह लो कि फेडरल स्ट्रक्चर को हट नहीं कर रहा है? क्योंकि गवर्नर साहब की पावर कम हो रही है ना यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं फेडरल स्ट्रक्चर को भी हट कर रहा है। कंसिस्टेंसी विथ प्रेसिडेंस, क्या जो सुप्रीम कोर्ट के पहले जो जजमेंट्स हैं क्या ये उससे मिलता है, क्या उसके कॉन्ट्रडिक्टरी है ये? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली इंटेंट, जज साहब ने प्रेसिडेंट साहब ने ये भी सवाल पूछा है कि आपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का जो इंटेंट है, क्या ऐसा नहीं लगता कि आप उस पर क्वेश्चन कर रहे हो? तो ये सवाल पूछे। और कुछ भी और भी सवाल थे। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अथॉरिटीज़, आपने जो ये डिसीजन दिया है इसके बाद क्या जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेशन में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा? क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये जो स्टेटमेंट है अपने आप में कॉन्फ्लिक्ट कर रही है? सेपरेशन वाला क्वेश्चन था पर इसको अगेन 14 करने थे शायद, इसलिए बढ़ा दिए। एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी, हु शुड, मतलब आपने तो ऐसा करके कर दिया कि जो एग्जीक्यूटिव है, जो लेजिस्लेचर है, वो अब कोर्ट के लिए अकाउंटेबल हो गए, ना कि पार्लियामेंट के लिए। किसके लिए अकाउंटेबल होना चाहिए? पार्लियामेंट के लिए, कोर्ट के लिए, क्योंकि कानून आप लोग बनाने लगे हो। तो अकाउंटेबिलिटी मतलब कोर्ट के प्रति हो गई क्या अब एग्जीक्यूटिव, एमएलए और एमपीज की? तो ये सवाल प्रेसिडेंट साहब ने पूछा सीजीआई से। अच्छा, अब सीजीआई को जवाब देना है, बिल्कुल जवाब देना है। अब जवाब के आगे का प्रोसीजर क्या है? आगे का जो प्रोसीजर है, 5 से 7 लोग की एक जज की बेंच बनेगी और वो जवाब ढूंढेंगे और देंगे उनको। जो भी जवाब होगा, जो भी ओपिनियन होगा, वो बाइंडिंग नहीं होगा, हमने पहले ही बात कर ली है। अब जज साहब या तो बोल दें कि डिसीजन सही है, या तो उस पर कुछ और भी क्लैरिफिकेशन दे दें, या तो उसको पूरा स्ट्राइक डाउन कर दे कि भाई जो भी उन्होंने बोला पूरी तरीके से गलत है, रीअसर्ट कर ले, या फिर उसको कुछ अलग अलग तरीके से उसे बोला जाए, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, पर ये जो आर्टिकल 143 है ये एक इम्पॉर्टेंट बात है आपके प्रीलिम्स के लिए, आने वाले प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रेसिडेंट साहब, आर्टिकल 143 का इतना आसानी से यूज होता नहीं है। बेरूबारी केस में, बेरूबारी जो टेरिटोरियल सेशन वाला जो केस था उसमें यूज हुआ था। फिर राम जन्मभूमि की जो केस है, जो बाबरी मस्जिद का केस था, वहाँ पे हुआ था। अयोध्या लैंड एक्विजिशन केस में हुआ था, यूनिफॉर्म सिविल कोड में हुआ था। तो ये प्रेसिडेंट साहब इतना आसानी से आर्टिकल 143 का यूज़ नहीं करते हैं। पर जब ये 14 सवाल उठाया गया, तब तमिलनाडु गवर्नमेंट ये बोलती है कि जब प्रेसिडेंट साहब इतना आसानी से यूज़ नहीं करते हैं, इसका मतलब ये है कि ये कहीं ना कहीं सेंट्रल के द्वारा प्रेशर लगाया जा रहा है तमिलनाडु गवर्नमेंट पे, क्योंकि जो प्रेसिडेंट साहब है वही करते हैं जो उनसे बोला जाता है। एक्चुअली हेड ऑफ द, मतलब प्रेसिडेंट साहब गवर्नमेंट का हिस्सा है ना, और जो उनसे बोला जाएगा, आर्टिकल 75 जो उनसे बोला जाएगा वो उन्हें करना पड़ेगा। तो वही बात स्टालिन बोल रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है वो प्रेसिडेंट साहब के पीछे छुप के सवाल पूछ रहे हैं। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि जो डेप्टी प्रेसिडेंट साहब है उन्होंने भी सवाल पूछा था। तो जो सीएम स्टालिन है वो बोल रहे हैं डेस्परेट, सीएम स्टालिन बोल रहे हैं कि डेस्परेट अटेम्प्ट टू प्रोटेक्ट गवर्नर हो रहा है ये, एंड क्लेम दैट इट अंडरमाइंस द राइट ऑफ स्टेट। ये कहीं ना कहीं स्टेट के अधिकारों को अंडरमाइन कर रहा है। ऑब्वियसली ये बिल्कुल वैसा ही साउंड कर रहा है, पर हाँ अब जो सारी क्लियरिफिकेशन जज साहब देंगे। देखो इलेक्टेड लोग आते हैं, एमपी एमएलएज हों, जो भी स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर होंगे वो इलेक्टेड होंगे। अब आप इलेक्टेड मेंबर को जो बिल पास करा है उसको आप इम्प्लीमेंट नहीं होने दे रहे हो, तो ये बड़ी बात है ना। ठीक है, अब ये कुछ डिबेटेबल क्वेश्चन भी रेज करता है। कॉन्स्टिट्यूशनल साइलेंस वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशनल इनोवेशन, नॉन जुडिशबिलिटी वर्सेस जुडिशबिलिटी, फंक्शनैलिटी ऑफ गवर्नर्स वर्सेस सिंबोलिक वर्सेस इंटरवेंशनिस्ट। ये कुछ क्वेश्चंस ये रेज करता है। इसके बारे में आप धीरे धीरे क्लैरिफिकेशन आती रहेगी और मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। ठीक है, हमने प्रीलिम्स कम मेंस फाउंडेशन कोर्स लॉन्च करा जिसकी फ़ीस बहुत कम है, और अगर आपको और भी फ़ीस कम करानी है तो आप अमित सर कोड यूज़ कर सकते हो। और ये हमारा मोबाइल नंबर है और ये हमारी वेबसाइट है। देखिए बहुत सारी कोचिंग ये कोर्स लॉन्च करती है, पर होता क्या है कि इंग्लिश मीडियम के बैच में भी, अगर इंग्लिश मीडियम का बैच है, फुल इंग्लिश मीडियम बैच है, तो उसमें हिंदी यूज़ कर रहे हैं, या फिर जो लोकल लैंग्वेज है,
जो भी मदर टंग है उस स्टेट की, वो यूज़ करा जा रहा है। अगर कर्नाटक में इंग्लिश मीडियम का बैच चल रहा था वो कन्नड़ बोलेंगे, अगर दिल्ली में चल रहा तो हिंदी बोला जाएगा। पर हमारा जो बैच है उसमें इंग्लिश का अगर बैच है तो वो उसमें कंप्लीट इंग्लिश बताया बोला जाएगा, अगर हिंदी का बैच है तो कंप्लीट हिंदी बोला जाएगा। तो इस तरीके से हमने पूरा एक लैंग्वेज वाइज एक क्लियरिटी रखी हुई है हमारे बैच में। हमारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, आप रेपिटेड हमारा इंटरव्यूज़ देख सकते हो हमारी साइट पे जाके। अभी रैंक 36 जो अभिषेक सर है उनका इंटरव्यू होता है, आप इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हो, यूट्यूब पे जाके देख सकते हो। दूसरी चीज़ ये है कि 1-to-1 मेंटरशिप फ्री है। 1-to-1 मेंटरशिप बच्चे, पहला जो मेंटरशिप का कॉल है वो पूरी तरीके से फ्री है। बच्चे आते हैं और 2-3 घंटे बातें करते हैं और पूरा 1 साल का टाइम टेबल बना के जाते हैं। तो आप भी इसका फ़ायदा उठा सकते हो। आपको गिवन नंबर पे कॉल करना है और अपना शेड्यूल करना है इंटरव्यू या फिर मेंटरशिप का कॉल। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।